क्या तुम्हें केस स्टडीज आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आती है? सिर्फ एक दिन बचा है, क्या अभी भी 60 प्लस लाना पॉसिबल है? आज हम करेंगे बीएससी के मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज विद कीवर्ड्स। हे एवरीवन, वेलकम बैक और मैं हूं आपका अपना मनन भैया। तो मेरे भाई, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज। इससे मेरा क्या मीनिंग है, यूजुअली ना कुछ सर्टेन टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां से ना आपको क्वेश्चन आना ही आना है। जैसे डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन का टॉपिक हो गया, वहां से केस स्टडी आनी ही आनी है। तो ऐसे कुछ मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं आपके बिजनेस स्टडीज एग्जाम में, जिसको हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। अब दूसरी प्रॉब्लम मैं देखता हूं जो हमें हमेशा आती है, जो बच्चों को हमेशा आती है, वो ये आती है कि हम लोग जो अपनी केस स्टडीज है ना, उसको आइडेंटिफाई, उसमें ना कॉन्सेप्ट खुद से आइडेंटिफाई करना होता है। वो बोलेगा आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट एंड गिव 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इट। तो अगर हमने कॉन्सेप्ट ही सही से आइडेंटिफाई नहीं करा तो हम उसकी इंपॉर्टेंस कैसे बताएंगे, भले ही हम घर से याद करके गए हों। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं कीवर्ड्स, और कीवर्ड्स जो मेरे भाई हैं वो है एनसीईआरटी बेस्ड। तो आप कीवर्ड्स को जरूर से याद करके जाना, ताकि आपको अपने बीएससी एग्जाम में केस स्टडी आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। हो सकता है आज हम पहली बार मिल रहे हो सकता है मेरे भाई तुमने इस वीडियो पे गलती से क्लिक करा हो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं अगर तुम ये पूरा वीडियो देख लोगे ना तो जेन्युइनली तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले, क्योंकि मैं तुम्हें केस स्टडी आइडेंटिफाई कैसे करनी है, केस स्टडी में जो हिंट्स ड्रॉप करे जाते हैं वहां से हमें एग्जैक्ट आंसर कैसे लिखने, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और अभी भी तुम 60 प्लस स्कोर कर सकते हो। इस वीडियो को देखना है, तुम्हें अच्छे से सॉल्व करना है। और एक इससे पिछला वीडियो जिसमें मैंने 27 मार्क्स का प्रॉमिस किया, जो 2 घंटे का वीडियो है, इससे जस्ट पिछला अपलोड जो 2 घंटे का 27 मार्क्स गारंटीड वाला वीडियो, वो जरूर देखना। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उस वीडियो में भी पीवाईक्यूज ही करवाए हैं, और ये वीडियो तो बिल्कुल डेडिकेटेड ही पीवाईक्यूज के ऊपर है। तो ये 2 वीडियोस आप देख लोगे, मुझे ऐसा लगता है अगर कंजर्वेटिव अप्रोच भी लेंगे तो 50 प्लस आ जाएंगे 80 में से, और पेपर अगर उन्होंने थोड़ा सा भी इजी बना दिया तो 60 मार्क्स हमारे कहीं नहीं गए। टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो स्टार्ट करेंगे हम अपना पहला सवाल। देखो, आपका जो ये क्वेश्चन है ना अपने फर्स्ट चैप्टर से है, नेचर सिग्निफिकेंस वाले चैप्टर से, और यहाँ से ना तुम्हें टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्वेश्चन आ सकता है आइडेंटिफाई में, या मिडल का या लोअर का। तो किसी एक का आएगा, तो मैं टॉप का तुम्हारे लाया हूँ और मिडल का भी लेकर आऊँ। तो दोनों की केस स्टडी कैसे आइडेंटिफाई करनी वो जरा चीजें हम समझते हैं। देखो यहाँ पे अब आप केस स्टडी क्वेश्चन की रीडिंग करनी सीखो। क्वेश्चन समझना हमने, कह रहा है श्रीधर, ये कोई बंदे का नाम है, ठीक है, श्रीधर कोई बंदे का नाम है, had worked as an operations manager at a cab aggregate firm for 10 years। तो पहले ये जॉब करता था, ठीक है, पहले ये जॉब करता था, ठीक है। फिर अब आगे देखो कहानी, पहली लाइन से कभी जज नहीं करना, थोड़ा सा रीड करना, पहली लाइन से कुछ भी मत जज करो। कह रहे गेनिंग इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द बिजनेस, ही देन डिसाइडेड टू लीव द जॉब एंड स्टार्ट हिज ओन कैब एग्रीगेटर बिजनेस इजी कैब। इसने अब अपना बिजनेस चालू करा, अपनी फर्म स्टार्ट करी इजी कैब, ठीक है। बेसिकली इसे उबर ओला होती है, इसने क्या नाम रखा, इजी कैब। श्रीधर बिकेम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एंड मुकेश, ये अपने फ्रेंड के साथ इसने फर्म चालू की है, मुकेश के साथ। एंड मुकेश द चीफ ऑपरेटिंग, देखो चीफ जो भी होता है ना, चीफ, सीईओ, सीएफओ, सीएमओ, जितनी भी सी से अपनी फुल फॉर्म्स होती है ना, ये सारी टॉप लेवल की पोजीशंस होती है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे हिंट आ रहा है टॉप का, ठीक है, टॉप लेवल का हिंट आ रहा है। दे डिसाइडेड टू इनिशियली ऑफर देयर सर्विसेज ओनली इन, ये कोई जगह है गोरेग्राम, ठीक है। टू फाइनेंस द वेंचर दे अप्लाइड फॉर अ लोन टू परचेज इलेक्ट्रिक कार, इन्होंने लोन वगैरह लिया, एमिंग टू प्रोवाइड सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली। अब ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन जो था वो ये था कि इनकी पोजीशंस क्या, अपनी फर्म में, अपने बिजनेस में, अपनी कंपनी में इनकी क्या पोजीशंस है। तो आइडेंटिफाई द लेवल, तो लेवल हो जाएगा टॉप लेवल मैनेजमेंट। और अब आगे बोल रहा है, अब देखो पूरा पढ़ो, एट विच श्रीधर एंड मुकेश आर वर्किंग इन इजी कैब। इजी कैब का पूछ रहे, वो पुरानी वाली कंपनी का नहीं पूछ रहा, तो आपको बहुत ध्यान से रीडिंग करनी है, ठीक है। स्टेट एनी 3 फंक्शंस रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म, ठीक है। तो फंक्शंस बताएंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट के हम लोग फंक्शंस बताएंगे, और अपना क्वेश्चन डन हो गया। मेन बस आइडेंटिफिकेशन में तो पूरा रीड करना। अब मैं तुम्हें एक बार कीवर्ड्स दिखा देता हूँ, कीवर्ड्स देख लो ताकि अपने को कुछ भी टेंशन वगैरह ना हो, ठीक है। तो ये तुम्हारे नेचर एंड सिग्निफिकेंस के हैं, ठीक है, नेचर और सिग्निफिकेंस के हैं तुम्हारे। तो अब यहाँ पे देखो केस स्टडी कहीं से भी आ सकती है, तो ये कीवर्ड्स यहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए लिखे हैं। हमारे काम का जो है, जो हमने पढ़े वो हमने ये पढ़े, फिलहाल हमने ये पढ़े, ठीक है। कोऑर्डिनेशन के भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन के भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी हमने टॉप लेवल पढ़ा, तो टॉप लेवल में देखो कंट्रोल्स ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, जो टॉप पे बैठा है, जो टॉप पे बैठा है वो कुछ भी कर सकता है ना कंपनी से रिलेटेड। तो ये वर्ड्स, अगर ये ऐसे वर्ड्स
आपके क्वेश्चन स्टडी में दिख जाए तो समझ जाना कि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। और अपने क्वेश्चन में तो सीधा सीईओ लिखा है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो हमें वहीं से पता चल गया कि वो टॉप लेवल मैनेजमेंट है। ठीक है, मिडल लेवल का देखो कोई क्या होगा, डिपार्टमेंट हेड है या डिवीजन हेड है, कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट या डिवीजन हेड, ये कीवर्ड्स रहेगा मिडल लेवल के लिए। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग कर रहे हैं टॉप लेवल का क्वेश्चन। तो जरा अपने क्वेश्चन पे वापसी चलते हैं और यहाँ पे अब देखो आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये रहा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा तो सिंपली बोल देगा फंक्शन, बट ये अगर नहीं आया तो घुमा के कैसे आएगा वो मैंने तुम्हें बताया। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन गिवन है, आंसर गिवन है, तो सबसे पहले तो मेंशन करना है कि भाई वो कहाँ काम कर रहे हैं, टॉप लेवल। भाई ऐसे आप अपने आंसर में मेंशन करोगे। उसके बाद आप फंक्शंस करोगे। फंक्शंस में समझा देता हूँ एक बारी। पहला फंक्शन है टू स्ट्राइव फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल। देखो इन्होंने नया बिजनेस चालू करा है तो बिजनेस चलना चाहिए, सर्वाइव करना चाहिए। ठीक है, मतलब इतना प्रॉफिट हो कि हमारे खर्चे निकल जाए, इतनी सेल्स हो कि हमारे खर्चे निकल जाए। नेक्स्ट है टू फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ओवरऑल गोल्स का मतलब है जैसे आज से 1 साल बाद या आज से 2 साल बाद मार्केट में हम टॉप लीडर बने। ठीक है, मार्केट में टॉप 5 में, तो एक हमने ओवरऑल गोल सेट करा है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी पॉलिसीज भी बनाएंगे। नेक्स्ट है टू इंटीग्रेट डाइवर्स। यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, मार्केटिंग होता है, फाइनेंस होता है, प्रोडक्शन होता है, सेल्स। इंटीग्रेशन मतलब इनको एक साथ तालमेल में चलाना। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई एड्स रन करो, हमारी नई फर्म है, सबको नाम पता चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि भाई इतना पैसा ही नहीं है, या फिर इतना पैसा है तो इसके हिसाब से एड्स रन करो, यानी कि अंधा एड्स चला दी। ठीक है, तो सिंक होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन सिंक होना चाहिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। नेक्स्ट है टू एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब होता है बाहर की दुनिया। बाहर की दुनिया में बहुत चीज़ें आ जाती है, टेक्नोलॉजी भी आ जाती है, पॉलिटिकल चेंज आ जाता है, लीगल एनवायरनमेंट आ जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आ जाता है, बाहर की दुनिया में सब कुछ आ जाता है। तो अब मान लो बाहर की दुनिया में कोई चेंज आ रहा है तो हमें अकॉर्डिंगली अपने आप को बिजनेस को चलाना होगा, अकॉर्डिंगली बाहर की दुनिया को एनालाइज करना होगा और उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने बिजनेस में अपने गोल्स वगैरह सेट करने होंगे, अकॉर्डिंगली रन करने से। टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो उसका फायदा उठाओ, सरकार ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी उसका फायदा उठाओ, टैक्सेस कम ज्यादा है, इन्फ्लेशन हो रही है नहीं हो रही, अकॉर्डिंगली हमें अपने बिजनेस को रन करना है। तो ये हो जाएंगे फंक्शंस बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। अगला सवाल करेंगे, अगेन हम केस स्टडी को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्या चीज हमसे आइडेंटिफाई करवाना चाह रहा है, कॉन्सेप्ट हमें बेसिकली ढूंढना है। तो एक बंदे का नाम है ऋषितोष, हैज रिसेंटली ज्वाइंड एएमवी लिमिटेड। तो इसने कोई कंपनी ज्वाइन की है और कंपनी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग करती है फ्रिज वगैरह, रेफ्रिजरेटर में करती है मैन्युफैक्चर। ही फाउंड दैट हिज डिपार्टमेंट, तो अगर ये डिपार्टमेंट को ओवरसी कर रही है, डिपार्टमेंट के बारे में कुछ पता चला इसे कि कम लोग काम कर रहे हैं, अंडर स्टाफ था मतलब कम लोग काम कर रहे हैं, एंड अदर डिपार्टमेंट्स वर नॉट कोऑपरेटिंग विद हिज डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट हो गया यहाँ पे, फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देयरफॉर ही इंश्योर्ड दैट हिज डिपार्टमेंट हैज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड इट्स कोऑपरेशन विद डिपार्टमेंट्स इज इम्प्रूव्ड। देखो बार बार ये डिपार्टमेंट वर्ड आ रहा है, तो अब अगर हम इसका कीवर्ड देखें, तो अपने पास यहाँ पे डिपार्टमेंट जब ज्यादा आता है, ठीक है, डिपार्टमेंट बार बार ही आता है, कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट, तो हो जाता है मिडल लेवल का सवाल। ठीक है, तो कीवर्ड्स आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने कर लिया आइडेंटिफाई कि ये जो क्वेश्चन है ये मिडल लेवल का क्वेश्चन है। तो जब आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर क्या है, मिडल लेवल। और इसके बाद ऑल्सो स्टेट 3 मोर फंक्शंस, तो अब इसके फंक्शंस को आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताओगे मिडल लेवल का सवाल है तो ये तुम्हारे को यहीं पे मिलेगा, आधा नंबर तो मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो 3 मोर फंक्शंस, कह रहे टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। जैसे टॉप लेवल ने, देखो मिडल लेवल का फंक्शन क्या काम क्या करता है, टॉप लेवल ने बोला, एग्जांपल दे रहा हूँ कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन रेट बढ़ाओ। ठीक है, जैसे जोमेटो कंपनी है, फॉर एग्जांपल जोमेटो है, उन्होंने बोला टॉप लेवल ने कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन रेट बढ़ाओ। तो अब मिडल लेवल क्या करेगा, कस्टमर्स की कंप्लेंट को हैंडल जल्दी जल्दी करेगा, मेक श्योर करेगा कस्टमर रिफंड मांग रहा है रिफंड मिले, रिप्लेसमेंट मांग रहा है रिप्लेसमेंट मिले, तो उससे क्या होगा, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो जो टॉप लेवल ने कहा उसको फटाफट से मतलब उसका एग्जीक्यूशन काम चालू कराना। नेक्स्ट है टू असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द एम्प्लॉयज ऑफ हिज डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में सबको काम देना, जैसे जिसको अगर मानो कंप्लेंट वाले की बात करी तो कोई ईमेल के जरिए कंप्लेंट कर रहा है तो एक बंदा असाइन करा जो ईमेल्स देखता है, कॉलिंग के थ्रू कंप्लेंट आ रही है तो एक बंदा असाइन करा जो कॉल्स देखता है, चैट के थ्रू कंप्लेंट आ रही है तो एक बंदा असाइन करा जो चैट्स देखता है। ठीक है, हर बंदे को उसकी ड्यूटी दे दी ताकि वो बंदा अपना काम करता रहे। नेक्स्ट है टू मोटिवेट एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज को मोटिवेट कैसे हो सकता है,
फाइनेंशियल इंसेंटिव की भाई अच्छे से काम करोगे बोनस दे देंगे, ठीक है, पर्क्स मिलेंगे, जैसे कोई चीज़ मान लो फ़ोन खरीदना हम कंपनी पैसे भर देगी। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी होते हैं कि भाई जैसे रिकॉग्निशन मिलेगा, आपने जैसे डोमिनोज वगैरह में देखा होगा तो यहाँ पे एक टैग लगा होता है कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ठीक है, तो उससे भी एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलता है कि भाई मेरी रिकॉग्निशन हो रही है, लोग मुझे जान रहे हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर कंप्लीट। देखो अगला सवाल करेंगे, कह रहे एक्सेंट इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये फर्म है और यहाँ पे आपको केस स्टडी में ध्यान से देखनी पड़ेगी कुछ चीजें। ये फर्म जो है लोकेटेड है मलेशिया में, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। कह रहा था कंपनी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग इट्स प्रोडक्ट्स टू इंडिया, कंपनी ने ना एक्सपोर्ट्स बढ़ा दिए इंडिया में, एक्सपोर्ट्स बढ़ा दिए। कब बढ़ा दिए? व्हेन द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट ड्यूटीज, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि कुछ चेंज आया, ठीक है, कोई रूल एंड रेगुलेशन बदला, ठीक है, कोई चेंज आया, कोई रूल एंड रेगुलेशन बढ़ा था। कंपनी अपॉइंटेड रिटेलर्स इन इंडिया, कंपनी ने रिटेलर्स को इंडिया में रिटेलर्स ढूंढ भी लिए, मतलब मलेशिया से बैठे बैठे इंडिया में रिटेलर ढूंढ भी लिए। कैसे ढूंढ लिए? क्या वो इंडिया आई? क्या वो इंडिया आई? नहीं आई। यहाँ पर लिख रहे हुए डायरेक्ट ऑनलाइन लिंक्स, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन कम्युनिकेट करके, ठीक है, बातचीत करके उसने रिटेलर वगैरह ढूंढ लिए, ठीक है, बात वगैरह कर ली कि भैया जब जब जरूरत पड़े स्टॉक्स ले लेना, ठीक है, रिप्लेनिश मतलब स्टॉक ले लेना जब भी जरूरत पड़े। अब यहाँ पे बोल रहे डायमेंशंस आपको आइडेंटिफाई करने, बहुत ध्यान से देखो। एक तो यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट तो बढ़ा, ठीक है, एक्सपोर्ट तो बढ़ा, लेकिन क्यों बढ़ा? उसका रीजन क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ने, मतलब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हुआ है, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटीज पे टैक्सेस का या किसी रीजन से रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है, इसको एक लीगल एनवायरनमेंट में डाला जा सकता है, ठीक है, इसको लीगल में डालेंगे, ये रूल एंड रेगुलेशन चेंज होता है लीगल में डालेगा। और ये जो टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट है, ठीक है, ऑनलाइन वाला, इसको टेक में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दो मेरे हिसाब से करेक्ट रहने वाले हैं। अब आप इसमें कुछ कुछ जगह मैंने देखा आंसर इसका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी दे रखा है साथ साथ, मतलब तीन तीन दिए हुए आंसर, लीगल भी है, टेक्नोलॉजिकल भी, इकोनॉमिक भी दे रखा है। तो आपको अकॉर्डिंगली फिर जस्टिफाई करना आना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग लीगल और टेक्नोलॉजिकल ज़्यादा बेटर है इसके आंसर में, ठीक है। तो सबसे पहला देखो लीगल एनवायरनमेंट है, और लीगल क्यों है यहाँ पे लिखा है प्राइम मिनिस्टर अलाउड रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हुए हैं जिस वजह से ये लीगल बन जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन में आप लीगल एनवायरनमेंट के बारे में आपको जो भी आपकी डेफिनेशन है वो आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। अगला टेक्नोलॉजिकल है, टेक्नोलॉजिकल के लिए भाई साहब वो जो ऑनलाइन लिंक्स वाली पॉइंट थी उसको हम टेक्नोलॉजिकल में लिख सकते हैं, बाद में आप टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की थोड़ी सी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे देना, ठीक है। तो इससे तुम्हारा आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब जरा तुम इस चैप्टर के कीवर्ड्स देख लो, यहाँ पे देखो लीगल एनवायरनमेंट में वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन वाला पॉइंट था वो यहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद टेक्नोलॉजिकल के भी यहाँ पे तुम्हारे को कीवर्ड्स दिख रहे हैं, तो उसी अकॉर्डिंग मैंने करा है। थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन से वाला एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल है या नहीं, थोड़ा सा हमें सोचना भी पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर स्ट्राइक नहीं करो तो खाली मत छोड़ गया ना, कुछ आपको ज़रूर से लिख कर आना है। तो ये तुम स्क्रीनशॉट मार लो और तुम्हारे को केस स्टडीज आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल रहेगा। एक और केस स्टडी करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे भी हमें सेम काम करना है, आइडेंटिफाई करने हैं डायमेंशंस, ठीक है, हमें सेम काम करना है, आइडेंटिफाई करने हैं डायमेंशन। ध्यान से सुनो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया भाई, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली कम अप विद एन अमेंडमेंट टू सेक्शन 6 ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ठीक है। तो कोई नया लॉ आया, बेसिकली एक नया लॉ आया है। क्या लॉ क्या कहता है? टू अलाउ एम्प्लॉयर्स ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज टू मेक पेमेंट थ्रू वेरियस इलेक्ट्रॉनिक्स मोड ऑफ पेमेंट। देखो लॉ ये कहता है, क्या लॉ है, तुम रीड करोगे तुम्हें समझाएगा। लॉ ये कहता है कि पेमेंट, जो भी तुम्हारे पास लोग काम कर रहे हैं, जिनको भी हमें वेजेस देनी होती है, जिनको हम तनख्वाह देते हैं, जो भी लोग हमारे पास काम कर रहे हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिकली मतलब ऑनलाइन उनके अकाउंट में डायरेक्टली जमा करा लें, ठीक है। तो ये एक लॉ आया है, ठीक है। अगर बैंक अकाउंट में जमा कराना है या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू पेमेंट करनी है तो हम कर पाए, तो ये मतलब करना अलाउ करा है बेसिकली। तो द अमेंडमेंट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में फॉर वेजेस डिसबर्समेंट, वेजेस देना कैसे देना, यूजिंग ई पेमेंट्स ऑप्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ऑनलाइन अकाउंट में पैसा जमा कराना। दिस इज एन अनदर माइलस्टोन इन द डायरेक्शन टू फर्दर पुश टू कैशलेस इकोनॉमी। तो इकोनॉमी कैशलेस होगी, जितना ऑनलाइन होगा, आजकल हम हर कोई UPI से पे कर रहे हैं, कैशलेस इकोनॉमी के टूवर्ड्स हम जा रहे हैं। तो क्या आइडेंटिफाई हो रहा है, ये तुम्हारा अगेन जो भी लॉ में चेंज आ रहा है ये तुम्हारा लीगल एनवायरनमेंट में जाएगा, ठीक है। और ये जो कैशलेस इकोनॉमी है ये क्यों हो रही है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिकली पे कर रहे हैं, तो अगेन ये टेक्नोलॉजिकल में जाएगा, ठीक है। तो ये दो हमारे पास बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशंस
हो जाएंगे टेक्नोलॉजिकल और लीगल। तो यहाँ पे आप लीगल में आइडेंटिफाई करोगे और फिर लीगल की जो है आप उसके बाद डेफिनेशन लिखोगे। अगेन टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई करोगे और उसकी फिर आप डेफिनेशन लिखोगे और ऐसे करके हमारा आंसर कंप्लीट होगा। यहाँ पे देखो क्लियर लिख रहे हैं लेजिस्लेशंस पास्ड बाय द गवर्नमेंट, यहीं से ये लीगल की डेफिनेशन है, यहीं से पता चल रहा है। ये जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है यहीं से पता चल रहा है ये क्या है, लीगल एनवायरनमेंट है। अगला है तुम्हारा टाइप्स ऑफ प्लान, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक आ सकता है, ठीक है, तो हमें आइडेंटिफाई मतलब एक्सप्लेन करना आना चाहिए। सबसे पहले देखो स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है क्या करना है लॉन्ग टर्म में, मार्केट में कैसे जीतना है, गेम प्लान क्या है। जैसे मान लो तुमने सोचा कोई क्लोथिंग कपड़ों का ब्रांड स्टार्ट करता हो, तो कैसे ग्रो करोगे उसको, ठीक है, क्या प्लान है, इंस्टाग्राम की हेल्प लोगे या यूट्यूब की हेल्प लोगे, कैसे तुम अपने प्लान को ग्रो करोगे। मार्केट मतलब गेम प्लान क्या है, मेन तुम्हारा मीनिंग ये है कि गेम प्लान क्या है, अपने गोल को अचीव करना, यानी कि हमारी ग्रोथ हो, ठीक है, बिजनेस की ग्रोथ हो, तो ये तुम्हारा रहेगा स्ट्रैटेजी। अगला हमारा है पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब होता है गाइडलाइन, ठीक है, सिर्फ एक गाइडलाइन। गाइडलाइन का मतलब है कि क्या सिचुएशन आएगी तो कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना है। जैसे मान लो तुमने अपना किसी ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से खाना वाना मंगाया, तो उनकी तरफ से पॉलिसी क्या होती है कि जैसे ही कस्टमर कंप्लेंट करे तो फटाफट से उसको रिफंड दे दो, रिप्लेस कर दो, चाहे वो अगर नहीं कर रहे तो उनकी पॉलिसी ये नहीं है। मतलब बेसिकली पॉलिसी का मतलब है जनरल गाइडलाइन कि कस्टमर कंप्लेंट करे तो कैसे अपने आप को हमें उनको सॉल्व करना है, कैसे हमारा रिस्पॉन्स रहेगा। दूसरा एग्जांपल हो गया पॉलिसी का कि हमें सिर्फ कैश पे माल बेचना है, या मान लो कोई कंपनी ऐसी हो जो कहे हमने तो सिर्फ ऑनलाइन ही माल बेचना है, या कोई बोले हम तो सिर्फ एडवांस लेकर ही माल बेचेंगे, हम कैश पे भी काम नहीं करेंगे, हमें पहले एडवांस दो ऑर्डर के टाइम और फिर डिलीवरी करेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, एक गाइडलाइन हो जाएगी, और जो भी गाइडलाइन है ये क्या हो जाएगी, कंपनी की पॉलिसी हो जाएगी। अगला है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि फाइनल रिजल्ट क्या चाहिए, एग्जैक्ट नंबर्स में स्पेसिफाई करना। जैसे कंपनी ने टारगेट सेट करा कि अगले 3 महीने में 10 लाख की सेल अचीव करनी है, तो हमने एक पूरा प्रॉपर टारगेट सेट करा इन नंबर्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव कि अपने को करना क्या है, ठीक है, फाइनल टारगेट। अगला है रूल्स। रूल्स में देखो कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, रूल्स होते हैं स्ट्रिक्ट। जैसे इंप्लॉइज के लिए मान लो हमने रूल सेट करा कि सुबह 10 बजे सबको ऑफिस पहुंचना है, ठीक है, तो कोई लेट नहीं हो सकता, लॉग इन टाइम इतना है। जैसे वर्क फ्रॉम होम है तो हर किसी को अपने लैपटॉप पे लॉग इन इतने बजे करना है, तो प्रॉपर स्ट्रिक्ट रूल्स, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहने वाली। अगला है हमारे पास प्रोसीजर। देखो प्रोसीजर का मतलब होता है एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल खरीदना है, मान लो हमारे वेयर हाउस में रॉ मटेरियल कम पड़ गया, तो ऐसा नहीं कि बस देखा और देखने में कम लग रहा है तो हमने बस ऑर्डर कर दिया, ऐसा नहीं। प्रॉपर कोई कंपनी डिसाइड करेगी कि प्रॉपर स्टेप्स होना चाहिए। आप चेक करो कितना कम है, क्या हमारे को इस महीने उतनी सेल्स करने की रिक्वायरमेंट है भी, क्या इतनी इस महीने सेल्स होगी। अब इसका मतलब है जैसे मान लो कई बार क्या होता है बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, हो सकता है कंपनी का माल फेस्टिवल्स में ना बिकता हो सकता है कंपनी का माल फेस्टिवल्स में ज्यादा बिकता हो, तो अकॉर्डिंगली हमारे को प्रॉपर एक स्टेप होगा, स्टेप्स होगा, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होंगे और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग होगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। तो यहां पर एक टर्म लिखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है पहले स्टेप 1 फॉलो करो, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3, फिर स्टेप 4, एक तरीके से चलो, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी कर लिया। तो सीक्वेंस वर्ड भी यहाँ पे लिखे और उसके बाद आप यहाँ पर एग्जांपल्स लिख सकते हो, ठीक है। एग्जांपल जैसे रॉ मटेरियल का मैंने बताया, एम्प्लॉय सिलेक्ट करने का, ऐसे ही थोड़ी रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, प्रोसेस होगा। रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस का भी एक प्रोसेस है। जैसे मान लो अगर कस्टमर ने कंप्लेंट करी, ये नहीं कि एम ही सबको रिफंड कर दिया, प्रॉपर एनालाइज करो कि क्या प्रॉब्लम है, अकॉर्डिंगली रिफंड करो, कंपनसेशन दो, ठीक है। अगर बहुत छोटी प्रॉब्लम है तो ऐसी सॉरी वगैरह बोल के एक लेटर के जरिए, ठीक है, एक मैसेज के जरिए प्रॉब्लम सॉर्ट कर सकते हैं। अब मैं तुम्हारे को कीवर्ड्स दिखा रहा हूँ प्लानिंग चैप्टर के। यहाँ पे देखो ये ब्रॉड कॉन्टोर्स वाला स्ट्रैटेजी का, तो अगर केस स्टडी आई तो कीवर्ड्स के जरिए आइडेंटिफाई करने का पड़ेगा तुम्हें टाइप्स ऑफ प्लान, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कीवर्ड्स का स्लाइड। नेक्स्ट तुम ध्यान से देखो, अब अपना एक और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा है कंजेक्चर, ठीक है। कंजेक्चर का मीनिंग होता है कि एजम्पशन, ठीक है, फ्यूचर का अंदाजा होना, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, फ्यूचर का अंदाजा होना। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ब्रीफली एक्सप्लेन द नेक्स्ट 3 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विच द मैनेजर विल हैव टू फॉलो आफ्टर यूजिंग। मान लो मैनेजर को अंदाजा हो गया कि भाई भविष्य में क्या हो सकता है या क्या करना चाहिए, ठीक है, अबाउट व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर, ठीक है, एजम्पशन ले ली उसने कुछ फ्यूचर को लेकर। अब इसमें स्टेप्स देखो, मैं तुम्हें इनका एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। जैसे मान लो तुमने चैनल खोला, ठीक है, या तुम्हारा कोई इंस्टाग्राम का पेज है, ठीक है, तुम्हारा इंस्टाग्राम पे पेज है और तुम्हें इस पेज को करना है ग्रो, ठीक है, तुम्हें इस पेज को करना है ग्रो। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम का पेज है और तुम्हें इस पेज को करना है ग्रो।
तो अब इसका तरीका क्या है, या तो तुम यहाँ पे रील्स अपलोड करोगे, ठीक है, ये चल ही नहीं रहा, तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन है या तो हम रील्स अपलोड करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, हम एड्स रन करेंगे, ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, हम कोलैबोरेशन करेंगे बड़े क्रिएटर से, ठीक है, बड़े लोगों से कोलैबोरेशन करेंगे जिनका चैनल या जिनका पेज ऑलरेडी चलता है। ये क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, अगर मेरे को कुछ ग्रोथ करनी है, ठीक है, बिजनेस की ग्रोथ करनी है, तो पहले क्या, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ ऑप्शंस, ठीक है, एक्शन की मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, मैं क्या क्या कर सकता हूं। अब 3 ऑप्शंस हमारे पास हो गई, अब 3 में से हमारे को सिलेक्ट करना है। तो अब सिलेक्ट कैसे करेंगे, सिलेक्ट करने से पहले हमें करनी है इवैल्यूएशन। जैसे ये करेंगे तो इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है, सारा काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा, मेहनत बहुत ज्यादा है, लेकिन आउटपुट आ सकता है। इसमें क्या है, पैसे खर्च होंगे लेकिन आउटपुट क्या होगा, जल्दी आ जाएगा। ऐड में क्या होगा, पैसे खर्च होंगे लेकिन जल्दी ग्रोथ हो जाएगी। इसमें क्या है भाई, इसमें भी अगर तुम्हारा फ्री में हुआ तो बेस्ट है, अगर फ्री में नहीं हुआ तो यहां पर भी पैसे खर्च होंगे। तो तुम इवैल्यूएट करोगे भाई यहां ज्यादा पैसे खर्च होंगे, यहां ज्यादा पैसे खर्च होंगे, कहां पर कम अपना पैसा खर्च होगा और बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। तो अगला क्या, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। नेक्स्ट क्या है, सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। अब इन तीनों में से 3 ऑप्शन जो थी अपने पास, अब जब तुम इवैल्यूएशन करोगे तीनों में से कोई एक रास्ता तुम चुनोगे, अपना इंस्टा का पेज ग्रो करना है। तो फॉर एग्जांपल लिया मैंने, तो अब इसमें मेन क्राइटेरिया क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हें लिख कर आना है फीजेबल हो, मतलब करने लायक हो, लॉन्ग टर्म तुम कर पाओ उस चीज को। अगर तुम एड्स रन करते हो तो तुम पे पैसे हो कि तुम एड्स में पैसा जला सको, पैसा खर्च कर सको, और तुम अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल हो और विद लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, सबसे कम नुकसान उसी ऑप्शन में होना चाहिए। 3 में से जो एक सिलेक्ट करो, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस उसके सबसे कम होने चाहिए, ठीक है। तो ये लाइन तुम्हें लिखकर आनी है, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन डन है। अब आप इसमें एक बारी लैंग्वेज रीड करो, लैंग्वेज सारी बहुत ईजी है, एक बारी 2-3 बारी रीड करो। ये जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया है ना, उसकी मदद से तुम इसको लिख कर आना, ठीक है। आपको बहुत जल्दी चीज याद हो जाएगी। एक बार जो एग्जांपल दिया उसके बाद रीडिंग करो ना, बहुत ईजी लैंग्वेज है। और यहाँ पर जो मेन 3 वर्ड्स तुम्हें लिखने थे वो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया। तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट है। अगला देखो, अगली केस स्टडी आपको आ सकती है फंक्शनल या डिविजनल स्ट्रक्चर पे, ठीक है, ये दोनों पे आ सकती है। तो इसके आपको कीवर्ड्स बहुत ध्यान से याद करने, इस पे केस स्टडी आने का बहुत हाई चांस रहता है। देखो, जो आपका फंक्शनल है, पहले एक समझते हैं, ठीक है, दोनों समझेंगे कंफ्यूजन हो जाएगी। जो फंक्शनल है इसमें ना अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, इसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। आप ये समझ लो इसमें बस डिपार्टमेंट्स होते हैं। अभी मैं डिविजनल नहीं समझा रहा, अभी सिर्फ फंक्शनल क्या होता है इसमें। वैसे इसमें एक और चीज बता दूं, सिंगल प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट एक होता है और डिपार्टमेंट्स होते हैं कि उसी प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसी एक प्रोडक्ट के लिए सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है सिंगल प्रोडक्ट, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा। अब हम इससे रिलेटेड करेंगे केस स्टडी। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कह रहे हैं डिलीजेंट डेवलपर्स अ वेबसाइट, ठीक है, ये कोई कंपनी है, वेबसाइट कंपनी है बैंगलोर में, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे कह रहा है इनिशिएटिव ऑफ मिस्टर मनीराज विच एम्स एट अचीविंग अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 10% इन द ईयर। जितना रीड किया अभी इससे इतना कोई हमारे को खास फर्क नहीं पड़ रहा। कह रहा है मिस्टर मनीराज अपॉइंटेड मिस्टर, ठीक है, ये किसी का नाम है, एज द डिजिटल मार्केटिंग हेड, ठीक है। यहाँ पे देखो एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट बन गया और ये दूसरा बन गया, एक और डिपार्टमेंट बन गया, बैक एंड डिपार्टमेंट बन गया, और एक और बंदा हायर किए उसको किसी और डिपार्टमेंट का, ग्राफिक डिजाइनिंग डिपार्टमेंट का हेड बनाया। तो जब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बन जाए ना, तब तुम्हारे को समझने फंक्शनल हो जाएगा, ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर। सिंस ईच हेड वाज स्पेशलाइज्ड इन स्पेसिफिक स्किल्स, तो यहाँ पे हर बंदा अपने डिपार्टमेंट की स्किल्स में स्पेशलाइजेशन रखता है। ये तुम्हारी फंक्शनल की पहचान है। जो जिस डिपार्टमेंट का हेड है उसको ऑब्वियसली अपने डिपार्टमेंट की चीजें ही आती होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्लियर बोल रहा है, आगे कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही है, अब आगे का तुम रीड कर लो। मेन जो मैंने तुम्हें बताया ना ऊपर डिपार्टमेंट वाले कीवर्ड्स, वहां से पता चल रही है क्वेश्चन कौन सा है, फंक्शनल वाला, फंक्शनल स्ट्रक्चर का सवाल है, ठीक है। तो अब ये तो हमारा आइडेंटिफिकेशन हो गया। अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो आगे का क्वेश्चन तुम्हारा पूरा खराब होगा। तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फंक्शनल हो गया। अब इसके एनी 2 एडवांटेजेस और लिमिटेशंस आपको लिखने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब तुम्हें इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ। अब यहाँ पे तुम एनी 2 पूछ रहे, एनी 2 लिख देना, ठीक है। आप चाहो तो इसमें ज्यादा भी याद करके जा सकते हो, जैसे ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, हर बंदा जो डिफरेंट डिपार्टमेंट का हेड है, ऑब्वियस सी बात है यार, वो अपने काम में तो स्पेशलाइज होगा ना। अब अगर कल को तुम मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड होगे तो मार्केटिंग का काम तो तुम्हें आता होगा ना, सेल्स डिपार्टमेंट के हेड होगे तो सेल्स का काम तो आता होगा ना, फाइनेंस के हेड होगे तो फाइनेंस का काम तो आता होगा ना, अपने काम में तुम स्पेशलाइज होगे। दूसरा ना, तुम इसमें से एक मैनेजीरियल एफिशिएंसी कर सकते हो। एफिशिएंसी वर्ड जब भी आ जाए पूरी, आप बीएससी में एफिशिएंसी वर्ड जब भी देख लो ना,
आपको सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। एक तुम बोल देना प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, दूसरा बोल देना कॉस्ट कम लगेगी, खर्चा कम होगा प्रॉफिट ज्यादा होगा। एफिशिएंसी वर्ड जहां से यहां पर तुम ये दो बातें बोल सकते हो। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस में देखो फंक्शनल एम्पायर्स, एम्पायर्स का यहां पर मीनिंग हो गया कि हर डिपार्टमेंट हेड ना अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। जैसे मान लो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने सोचा कि भैया मुझे एड्स चलानी चाहिए, तो उससे क्या होगा, मेरे प्रोडक्ट की मार्केटिंग बढ़ेगी। लेकिन हो सकता है फाइनेंस डिपार्टमेंट बोले भाई हमारे पे इतना पैसा नहीं है, अभी एड्स मत चला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हर कोई अपने डिपार्टमेंट का सोच रहा है। दूसरा यहाँ पर क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन इन प्रॉब्लम। मान लो दो डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन और सेल्स, ठीक है। अब इनमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, देखो मान लो सेल्स ने ऑर्डर रिसीव कर लिया, कि भैया हम माल पहुंचा देंगे, इन्होंने ऑर्डर रिसीव कर दिया। अगर इन दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो हो सकता है माल सेल्स डिपार्टमेंट माल ना पहुंचा पाए, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किसी रीजन से प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं पा रही या प्रोडक्शन हो ही नहीं पाई, किसी रीजन से रॉ मटेरियल नहीं मिला, लेबर शॉर्टेज होगी, किसी रीजन से प्रोडक्शन नहीं हो पाई। तो इन दोनों में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, तभी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से ग्रो करती है। फंक्शनल एम्पायर में हो सकता है एक चीज ये भी होती है कि हर कोई ना अपने डिपार्टमेंट को इंपॉर्टेंस देता है। मार्केटिंग वाला बोलेगा मेरा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस वाला बोलेगा मेरा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मीनिंग होता है फंक्शनल एम्पायर का, हर कोई अपने डिपार्टमेंट या अपने फंक्शन को इंपॉर्टेंस ज्यादा देता है। वो ये नहीं देखता कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ या माल एक्चुअली में ज्यादा माल बिके कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हो, उस पर उसका ध्यान नहीं होता है। अगला है आपका डिविजनल स्ट्रक्चर। इसके कीवर्ड्स में ध्यान रखना, मल्टीपल प्रोडक्ट होंगे, एक से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे, यही इसकी पहचान है, ठीक है। फंक्शनल में सिंगल प्रोडक्ट रहते हैं और इसमें डिविजनल में मल्टीपल प्रोडक्ट्स रहते हैं, ठीक है। तो ये इसके कीवर्ड्स तुम रीड करो। अब जरा इसका क्वेश्चन करते हैं। अगला देखो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, केस स्टडी समझते हैं। एक फर्म है एन लिमिटेड, ठीक है, कंपनी का नाम है एन लिमिटेड, और ये किस चीज में, क्लोथिंग में है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये कपड़े वपड़े का काम करते हैं, क्लोथिंग में है करंटली। अब यहाँ पे आगे क्या हो रहा है, द कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट्स एंड नाउ वांट्स टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस। ये बिजनेस बढ़ाना चाहती है, कैसे बढ़ाना चाहती है, बाय एंटरिंग इनटू बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंसेस में आ गई। तो क्लोथिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेस, तीन चीजों में ये एंट्री कर रही है। द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू क्रिएट सेपरेट बिजनेस यूनिट, अलग अलग बिजनेस यूनिट है, ये कीवर्ड तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है। वेयर ईच यूनिट हेड वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां से पता चल रहा है मल्टीपल प्रोडक्ट है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, इसीलिए उन्होंने सेपरेट यहाँ पे यूनिट हेड बनाए हैं, ठीक है। हर बिजनेस यूनिट का अपना हेड बनाया है। तो यहां से पता चल रहा है मल्टीपल प्रोडक्ट है, मल्टीपल प्रोडक्ट है। तो यहीं से तुम्हारा आंसर हो जाएगा डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। यहीं से तुम्हारे को समझ आ जाना चाहिए कि ये कौन सा सवाल है, डिविजनल स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो डिविजनल स्ट्रक्चर में होता क्या, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे मान लो तीन प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के, एक प्रोडक्ट ए, एक प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। तो प्रोडक्ट ए के लिए प्रोडक्ट ए के लिए, ठीक है, आई एम सो सॉरी, प्रोडक्ट ए के लिए आपके पास एक टीम है, मान लो 5 बंदों की या 10 बंदों की, प्रोडक्ट ए के लिए। तो ये जो टीम है, इस टीम का मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जो सिर्फ प्रोडक्ट ए के लिए ही काम करेगा। मतलब प्रोडक्ट ए के अंदर मार्केटिंग का भी बंदा है, सेल्स का भी है, फाइनेंस का भी है, प्रोडक्शन का भी है, हर चीज का है, लेकिन वो काम सिर्फ प्रोडक्ट ए के लिए कर रहा है। मतलब मैंने अगर मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हायर करा तो वो प्रोडक्ट ए के लिए ही मार्केटिंग करेगा, वो प्रोडक्ट बी और सी के लिए नहीं करेगा। तो अगर प्रोडक्ट बी और सी के लिए, फिर इसका मतलब मेरे को एक अलग टीम बनानी पड़ेगी, और वो टीम मार्केटिंग, फाइनेंस सारा काम करेगी, तो वो प्रोडक्ट बी के लिए करेगी, सी की टीम सी के लिए करेगी। तो ये तुम्हारा डिविजनल स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखो कंपनी ने देखा तो 3 बंदे हायर करे मार्केटिंग के लिए, एक बंदा ए के लिए करा, एक बंदा बी के लिए करा, एक बंदा सी के लिए करा। तो यहाँ पर कॉस्टली हो जाता है कंपनी के लिए कि भाई स्पेशलिस्ट तो हायर करा मार्केटिंग का, लेकिन 3 करे, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है, 3 है, तो ये कॉस्टली हो जाता है। ये लिमिटेशन में वो भी पढ़ेंगे। तो ये तुम्हारे को मैंने मीनिंग वगैरह समझाया इसका। अब तुम इसका आंसर देख लो भाई, ये डिविजनल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे अपने को लिखा हुआ है डिविजनल स्ट्रक्चर। अब इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। तो अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, अब टीम ए है, कोई प्रोडक्ट ए है, तो उसकी टीम पूरा अकाउंटेबल है ना। अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल होना, कि जवाबदेही होना कि भाई क्यों नहीं सेल्स हो पा रही, क्यों नहीं भाई ग्रोथ हो पा रही, ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो पूरी की पूरी टीम रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर टीम ए होगी, टीम बी और टीम सी नहीं होगी, ठीक है। ये नहीं कि किसी को भी पकड़ ले, जो डेडिकेटेड बंदे हायर करें जिस काम के लिए, उनसे हम ये चीज पूछेंगे। अगला है यहाँ पे प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे कैसे होने वाली है उसको जरा एक बार ही समझते हैं। तो ये कहता है कि भाई जो टीम है उसके पास पूरी फ्रीडम है। तो फ्रीडम मतलब ऑटोनॉमस यूनिट है। देखो अगर 3 प्रोडक्ट है तो 3 टीम्स होगी ना, तो तीनों टीम्स अपने आप में
फ्री हैं डिसीजन मेकिंग करने के लिए, तो इसीलिए मैनेजर्स जल्दी जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। अब यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज है, इसमें कॉस्टली वाला पॉइंट मैंने तुम्हें बताया था कि भाई जैसे 3 मार्केटिंग एक्सपर्ट है, 3 फाइनेंस के एक्सपर्ट है, लेकिन तीनों अपने अपने प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टीम में, तो कंपनी का तो खर्चा बढ़ रहा है ना कि एक तरीके का स्पेशलिस्ट, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट ही कंपनी को 3 लेने पड़ रहे हैं, फाइनेंस स्पेशलिस्ट ही 3 लेने पड़ रहे हैं, तो कंपनी का तो खर्चा पड़ रहा है ना, तो ये लिमिटेशन है। नेक्स्ट है आपका इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। देखो अगर बंदों की कमी है, रिक्रूट करना है, मतलब बंदों की कमी है, बंदा चाहिए, तो बंदा कहां से लाए, या तो बाहर से हायरिंग करेंगे या फिर क्या होगा कि इंटरनल कंपनी इंटरनली बंदा ढूंढ लेगी। तो हमारे को यहाँ पे बंदा चाहिए, तो वो कह रहे हैं इंटरनली कैसे ढूंढ सकते हैं, मतलब कंपनी के अंदर से ही बंदा ढूंढो। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हो गई, एक तो हमारे पे ट्रांसफर हो गया और एक क्या हो जाएगा, प्रमोशन हो गया। प्रमोशन तो आपको पता है ग्रोथ, हर किसी को लाइफ में प्रमोशन चाहिए। प्रमोशन मतलब पहले अगर मान लो तुम जूनियर पोजीशन पे थे, तो ग्रोथ होने के बाद तुम सीनियर पोजीशन पे आ जाओगे, तो यहाँ पे एक तो तुम्हारी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी और पैसे भी बढ़ेंगे, भाई पोजीशन बदली तो पैसा भी आएगा और थोड़ा इज्जत सम्मान भी मिलेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रमोशन। तो प्रमोशन जब होता है, तो प्रमोशन अगर पहले आप इस पोजीशन पे थे तो अब आप इधर आ गए, तो बेसिकली ग्रोथ आपकी अपवर्ड हुई। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टिकल। तो वर्टिकली मूव करें हम लोग। लेकिन ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसफर होता है अगर तुम इधर थे और अब तुम इधर आ गए, तो ये क्या होता है, ये तुम्हारा होता है हॉरिजॉन्टल, इसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई। इसका एक एग्जांपल ये हो गया, जैसे मान लो सेल्स डिपार्टमेंट में बंदों की कमी हो गई, तो किसी और डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट से 2-4 बंदे उठाकर यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा। उसी लेवल पे बेसिकली कोई ग्रोथ नहीं हुई, उसी लेवल पे पहले इस डिपार्टमेंट में थे और अब किसी और डिपार्टमेंट में आ गए। वही इसका आंसर है, देख लो भाई, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है यहाँ पे और यहाँ पे तुम्हारी वर्टिकल मूवमेंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी जो मैंने समझाया ये अपनी लैंग्वेज में भी बना सकते हो, आसान है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, बस 2-3 बार इसको रीड कर लेना। अब हमारे पास है अगला मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। तो यहाँ पे देखो 2 ट्रेनिंग है, एक है इंटर्नशिप और एक है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। देखो इसका मीनिंग क्या होता है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मीनिंग होता है कि रियल जैसा इन्वायरमेंट बट रियल वर्क प्लेस नहीं है, रियल जैसा इन्वायरमेंट बट रियल वर्क प्लेस नहीं है। इसका एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो कॉल सेंटर है, ठीक है, अगर मान लो कॉल सेंटर ने हायरिंग करी, तो कॉल सेंटर पे अगर हायरिंग होगी किसी बंदे की, तो उस बंदे को डायरेक्टली रियल क्लाइंट या रियल कस्टमर से बात नहीं करवाएंगे, उसको क्या करेंगे, पहले एक ट्रेनिंग रूम में लेकर जाएंगे और वहां पर उसकी प्रैक्टिस कराएंगे बॉट से, ठीक है, या कोई और बंदा एज अ क्लाइंट कॉल करेगा ताकि इंप्लॉय की ट्रेनिंग हो पाए, ठीक है। तो रियल जैसा वर्क एनवायरनमेंट बट रियल जगह नहीं, तो प्रैक्टिस रूम कह सकते हैं, प्रैक्टिस ट्रेनिंग रूम, तो ये होती है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। इसका एग्जांपल भी दे दिया। इंटर्नशिप ट्रेनिंग तुम यूजुअली देखोगे जो कॉलेज वगैरह में बच्चे 3rd ईयर में करते हैं ना इंटर्नशिप, मतलब उनकी एजुकेशन भी चल रही है, साथ साथ वो कंपनी में जाकर काम भी सीख रहे हैं। तो ये यूजुअली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या इवन जो भी तुम्हारे इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले बच्चे, वो भी 3rd ईयर में इंटर्नशिप वगैरह ढूंढते हैं, तो मिल जाती है। तो पढ़ाई के साथ साथ काम वगैरह सीखना, वो हो जाएगी इंटर्नशिप। इंटर्नशिप ट्रेनिंग आपकी ऑन द जॉब हो जाएगी और वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग आपकी ऑफ द जॉब हो जाएगी, ठीक है। तो ऑन द जॉब ऑफ द जॉब पूछे तो वो भी तुम्हें मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन करेंगे, देखो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, बट अगर आप रीड करोगे तो यहाँ पे देखो कह रहे हैं ब्रीफली एक्सप्लेन 3 जस्टिफिकेशंस फॉर द मैनेजमेंट टू कन्विंस द स्टाफ फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशंस ऑफ एक्सटर्नल। देखो यहाँ पे ना आपको स्टोरी पढ़ने से पहले भी पता चल रहा है कि ये पूछ रहे हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की एडवांटेजेस, बाहर से बंदा हायर करने के क्या फायदे। देखो बाहर से बंदे हायर करने के बहुत फायदे, यहाँ से तुम रीड कर लो। ये बोल रही है कि भैया इंटरनली हायर करो, बट कुछ और बंदे हैं इस केस स्टडी में, वो बोल रहे हैं बाहर से बंदा हायर करेंगे, ठीक है, एक्सटर्नल से। तो एक्सटर्नल के तुम्हें बेनिफिट बोलने हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है भाई। बाहर से हायरिंग मतलब यार बाहर तुमने जैसे मान लो किसी पूरी दुनिया में से दिल्ली में अगर तुम हो तो पूरी दिल्ली में तुम किसी को भी अपनी जॉब पे हायर कर सकते हो, तो बेस्ट कैंडिडेट हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग अप्लाई करेंगे, तो वाइडर चॉइस है। क्वालिफाइड बंदा आराम से मिल जाएगा, ठीक है। लेटेस्ट टेक्निकल नॉलेज अगर रिक्वायर्ड है तो तुम जॉब की उसी पे लिख दो भाई ये नॉलेज जिसका है वही अप्लाई करे, तो वही कैंडिडेट्स की बहुत बड़ी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। बंदे बहुत हैं अपने यहाँ, ठीक है। कंपेटिटिव स्पिरिट, ठीक है, कंपेटिटिव स्पिरिट का मतलब ये हो जाएगा कि अगर बाहर से कोई बंदा आ रहा है तो जो कंपनी के अंदर के एम्प्लॉय है ना, उनको भी एक कंपटीशन आता है कि भाई बाहर से बंदा आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो ज्यादा काबिल बंदा आ जाए, अगला प्रमोशन ही वही ले जाए, ठीक है। तो इंटरनल जो पुराने बंदे काम कर रहे हैं उनमें भी एक कंपेटिटिव स्पिरिट जागती है। अब नेक्स्ट देखो बोल रहा है 4 लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल। अगर इंटरनली बंदा हायर करेंगे तो नुकसान क्या है, दिक्कतें क्या है। अभी तुमने बेनिफिट्स पढ़े एक्सटर्नल के, उसका जस्ट उल्टा ही है यहाँ पे। आप सिर्फ हेडिंग याद करो, ठीक है। बाहर से बंदा नहीं ला सकते, फ्रेश बंदा नहीं आ सकता,
नॉट सूटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी कम बंदे हैं, तो हम और इंटरनली कैसे हायर करें, हमें बाहर से ही लाना पड़ेगा, तो ये एक दिक्कत है। लिमिटेड चॉइस है, इंटरनल बंदे, मान लो कंपनी पर 20 बंदों का स्टाफ है, तो उन 20 में से ही आपको आगे के लिए बंदा ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। एम्प्लॉयज बिकम लिथार्जिक मतलब लेजी, लिथार्जिक मतलब आलसी, लेजी, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास एक और ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये है, जैसे मान लो कि कोई सीनियर पोजीशन खाली हुई, ठीक है, मान लो एम्प्लॉयज लोअर लेवल पे सीनियर पोजीशन खाली हुई, तो अब सीनियर पोजीशन में बाहर से आएगा या अंदर से आएगा? इंटरनल सोर्सेज का मतलब है अंदर से, जैसे मान लो नीचे से बंदे को प्रमोट करके ऊपर ले आए। तो अगर कंपनी में इंटरनल ही ग्रोथ हो रही है, इंटरनल ही रिक्रूट करा जा रहा है, तो लिथार्जिक मतलब नीचे जो भी बंदा काम कर रहा है उसे पता है हम 10-15 में से किसी का प्रमोशन होना है, तो वो और मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन पता होगा कि भाई बाहर से भी आ सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाएंगे। तो ये चीज़ है कि इंटरनली रिक्रूट करने के बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, गिव द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। ये भाई पढ़ के जाना, 3 मार्कर में आ सकता है, ठीक है, 3 मार्कर में आ सकता है, तो पढ़ के जाना। बेसिक सा आंसर है यार, कम्युनिकेशन का जनरल आंसर है। इससे ज़्यादा लिखना, थोड़ा सा इससे भी ज़्यादा लिखोगे तो और अच्छा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना, इससे ज़्यादा लिखना, ठीक है। 3 नंबर के लिए अगर एग्जैक्ट लैंग्वेज याद कर लोगे फिर तो मिल जाएंगे, बट अगर अपने आप बना रहे हो तो आपको थोड़ा सा और लिखना चाहिए। अगला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है। ये 2 चीज़ों पे अलग अलग लैंग्वेज में सवाल बहुत बारी पूछा गया, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब ध्यान से देखो, इसमें क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में ना कीवर्ड्स बताया था। एक तो ये तुम्हें की रिजल्ट एरियाज लिखने की, जहां बहुत ज़्यादा जरूरी है ध्यान देना, वहां पर ध्यान देना चाहिए। की रिजल्ट एरिया मतलब जो की एरियाज है वहां पर हमारे को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और अगर मान लो किसी की एरिया में प्रॉब्लम आ गई तो प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ सकता है। की एरियाज वही होते हैं जहां पे अगर प्रॉब्लम आ जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ सकता है। अब इसका एक एग्जांपल तुम लिखोगे, एग्जांपल यहाँ पे देखो लिख रहा है कि अगर 2 चीजें हैं, जैसे 2 चीजें हैं, एक है अपनी लेबर कॉस्ट और दूसरा है पोस्टल चार्जेस। तो अब तुम ध्यान से देखो, अगर पोस्टल चार्जेस 20% से भी बढ़ रहे हैं ना, वो कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पोस्टल चार्जेस 20% से भी बढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेबर कॉस्ट अगर 5% से बढ़ जाएगी तो प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट आ जाएगा। तो की एरिया क्या है? लेबर का चार्जेस ना बढ़ जाए, ऐसा ना हो लेबर महंगी हो जाएगी तो सामान बनाना महंगा पड़ेगा, सामान महंगा पड़ेगा तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो ये की एरिया, यहां पर ध्यान ज्यादा देना, और यहां प्रॉब्लम आई तो इमीडिएटली हमें एक्शन लेना है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। अगला हमारा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। देखो इसमें एक सिंपल सी चीज है कि जो अपना मैनेजर है ना, उसको हर चीज पे ध्यान नहीं देना, उसको सिर्फ डेविएशंस पे ध्यान देना है। डेविएशन का मतलब होता है चेंज। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, मान लो रॉ मटेरियल है और लेबर कॉस्ट, ये 2 चीजें हैं। अब मैनेजर इन दोनों पे ध्यान दे रहा है, लेकिन मैनेजर कब तक रिएक्ट नहीं करेगा? देखो माइनर डेविएशन पे रिएक्ट नहीं करेगा। मान लो रॉ मटेरियल का प्राइस अगर चेंज होता है, ठीक है, रॉ मटेरियल का अगर प्राइस चेंज होता है 3% से, तो मैनेजर ध्यान नहीं देगा, उसने पहले डिसाइड किया माइनर पे नहीं ध्यान दूंगा। मैनेजर कब ध्यान देगा? जब इसके प्राइस में बदलाव आ जाएगा 5% या उससे ज्यादा का। सिमिलरली लेबर कॉस्ट पे माइनर डेविएशन पे ध्यान नहीं देगा, उसने कहा अगर यहाँ पे चेंज आए 2% का तो मैं ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन अगर यहाँ पे ज्यादा का चेंज आ गया, मान लो यहाँ पे 5% का चेंज आ गया, तो मैं ध्यान दूंगा, मेजर डेविएशन पे ध्यान दूंगा, माइनर पे ध्यान नहीं दूंगा। तो अब मैं तुम्हें जरा यहाँ पे कीवर्ड्स अंडरलाइन कर देता हूं और फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। कीवर्ड्स मैंने यहां पर आपके लिए अंडरलाइन कर लिए, कीवर्ड्स याद कर लेना, ठीक है, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और आज के लिए मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज मैंने आपको करा दिए। जितने भी रिमेनिंग चैप्टर के पीवाईक्यूज है वो तुम्हारे को मिलेंगे इससे जस्ट पिछला वीडियो जो 2 घंटे का वीडियो है, जिसमें मैंने बोला 27+ मार्क्स की जो गारंटी वाला वीडियो जो 2 घंटे का वीडियो है, उसमें बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं, इन चैप्टर्स के भी हैं और इनसे आगे के चैप्टर्स के भी हैं। तो इसके बाद वो जरूर कर लेना। अगर तुम्हें 60, 50+60 मार्क्स चाहिए अपने बोर्ड एग्जाम में, तो उस वाले वीडियो को आपने जरूर से करके जाना है। ऑल दी बेस्ट आपको बीएससी एग्जाम्स के लिए मेरी साइड से, एंड हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द एक और नए वीडियो में।